तिहाड़ जेल की दीवारों के पीछे ना एक बहुत ही गहरा राज छिपा हुआ है। और ये कहानी सिर्फ किसी भूत की नहीं है, बल्कि जेल के सबसे बड़े अफसर सुपरिटेंडेंट की, उसके काले कारनामों की है। तो कहानी की शुरुआत होती है फातिमा की आत्मा के उन शब्दों से जो सीधा असली गुनहगार का नाम बता देते हैं। पता चलता है कि इस पूरे खेल का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी था वो कोई और नहीं बल्कि खुद जेल का सुपरिंटेंडेंट था। देखिए, सुपरिटेंडेंट शेखावत के लिए तिहाड़ जेल मतलब उसका अपना साम्राज्य था। बस उसकी हुकूमत चलती थी और उसकी बेरहमी की तो कोई हद ही नहीं थी। वो तो खुद को कानून से भी बड़ा समझता था। 2 अफसरों की रहस्यमयी मौत हो चुकी है और अब उस रूह का अगला निशाना वो था जिसने ये सब कुछ शुरू किया था। यानी सत्ता का जो सबसे ऊंचा सिंहासन था ना, अब वो सबसे खतरनाक जगह बन चुका था। तो चलिए अब सीधा शेखावत के ऑफिस में चलते हैं। बाहर से तो वो एकदम शांत दिख रहा है, पर उसके अंदर अंदर एक खौफनाक तूफान छिपा हुआ है। ऑफिस का दरवाजा बंद है, हल्का संगीत भी चल रहा है, लेकिन शेखावत को अपने अफसरों की मौतें और एक अनदेखी मौजूदगी का एहसास वो लगातार सता रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई है जो उसे लगातार देख रहा है। और फिर आतंक की शुरुआत होती है धीरे धीरे। पहले तो मेज पर रखी फाइलें अपने आप नीचे गिर पड़ती हैं, जिससे वो एकदम चौंक जाता है। और फिर एक कागज खुद ब खुद उसकी तरफ खिसक आता है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य हाथ उसे कोई संदेश देना चाहता हो। उस कागज पर लिखे शब्द उसके लिए किसी हथौड़े की चोट जैसे थे। ये एक ऐसा संदेश था जिसकी उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी, और ये उसके सबसे बुरे डर को सच साबित कर रहा था। उसका अतीत अब उसे छोड़ने वाला नहीं था। तो अब कहानी उस काले सच की तरफ मुड़ती है जिसे शेखावत इतने सालों से सबसे छिपाता आ रहा था। वो सच जिसके कारण ये सब कुछ शुरू हुआ। मकसद एकदम साफ था, अपने अपराधी भाई को बचाना। फातिमा वो अकेली गवाह थी जो शेखावत के पूरे साम्राज्य को तबाह कर सकती थी। फातिमा की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। पहले शेखावत ने उसे झूठे केस में फंसाकर जेल भेजा, फिर उसे तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, और जब वो नहीं टूटी तो उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। असली कातिल शेखावत ही था। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब वो आत्मा सीधे अपने कातिल का सामना करने के लिए आ रही है। वक्त है रात के 2 बजे का। पूरी जेल में खामोशी है और अंधेरा गहराता जा रहा है। ये सब आने वाले आतंक के लिए एक मंच तैयार कर रहा है। और तभी अचानक पूरे जेल की बिजली चली जाती है। सब कुछ घने अंधेरे में डूब जाता है और शेखावत अपने ही ऑफिस में अकेला और बेबस रह जाता है। उस गहरी खामोशी में एक जानी पहचानी लेकिन डरावनी आवाज गूंजती है, चूड़ियों की खनक। ये इस बात का संकेत था कि आत्मा आ चुकी है। अब फातिमा की आत्मा सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि वो एक आकार ले चुकी है। वो सीधे उस पत्थर बन चुके शेखावत से बात करती है और अपने बदले का वो भयानक वादा उसे सुनाती है। चलिए अब अगली सुबह का मंजर देखते हैं। उस रात जो अलौकिक टकराव हुआ, उसके कितने विनाशकारी नतीजे निकले, ये अब पता चलेगा। जब गार्ड्स ने दरवाजा तोड़ा तो वो देखकर सन रह गईं। अंदर का नजारा किसी जंग के मैदान जैसा था, जो साफ साफ गवाही दे रहा था कि रात में यहाँ क्या खौफनाक टकराव हुआ होगा। और उस पूरी तबाही के बीच शेखावत एक कोने के बैठा कांप रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह से टूट चुका था। वो बस एक ही लाइन दोहराए जा रहा था जो उसके अंदर के खौफ की गवाही दे रही थी। लेकिन सबसे डरावना सबूत उसकी गर्दन पर था, बिल्कुल वैसे ही नीले निशान जैसे फातिमा की लाश पर मिले थे। मतलब आत्मा ने अपना बदला ले लिया था, ठीक उसी तरह जैसे उसकी जान ली गई थी। तो अब कहानी का फोकस वापस वीरेंद्र पर आता है, क्योंकि आत्मा का जो मिशन है वो अब अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच रहा है। विलेन को तो सजा मिल चुकी थी, लेकिन फातिमा की आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली थी। उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। फातिमा की आत्मा ने वीरेंद्र को अपना आखिरी मकसद बताया। ये श्राप तभी खत्म होगा जब उसकी कब्र दुनिया के सामने आएगी और पूरा सच उजागर हो जाएगा। तो अब आखिरी सच को दुनिया के सामने लाने की जिम्मेदारी वीरेंद्र की थी। फातिमा को पूरा इंसाफ दिलाना अब उसी के हाथ में था। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।
आखिर शेखावत ने फातिमा के शरीर को छिपाया ही क्यों था? उसकी कब्र में ऐसा कौन सा भयानक राज दफन है जो इस कहानी का सबसे खौफनाक सच हो सकता है?